हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम पांडे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस कनेक्ट। हम एनसीईआरटी की सीरीज़ की जर्नी पर थे और हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत कर चुके थे। हमने पहले चैप्टर को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था, इंडिया की साइज़ और इंडिया के लोकेशन के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस सीरीज़ को हम फर्दर कंटिन्यू रखेंगे और सारे के सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बात करने से पहले, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या है। तो मतलब जानने के लिए हमें सबसे पहले इस वर्ड फिजिकल का मतलब जानना होगा। फिजिकल का मतलब ऐसी चीज़ें जो हम छू सकते हैं या फिर टैंजिबल चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल फीचर से मतलब है ऐसे फीचर्स, ऐसे लैंड मासेस के फीचर जो कि नेचुरली बनाए गए हैं, नेचर ने उसे अपने आप ही क्रिएट किए हैं टाइम बाय टाइम। ठीक है, उसको बनाने में ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहा है। उन सारे फीचर्स को हम क्या कहेंगे? फिजिकल फीचर्स कहेंगे। और फिजिकल फीचर्स के एग्जांपल में हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि हमें माउंटेन्स मिलते हैं, माउंटेन्स मिल जा रहे हैं। कहीं पर हम चल रहे हैं तो हमें प्लेन्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहीं पर चल रहे हैं तो हमें प्लेट्यूज मिल जा रहे हैं। फिर और आगे बढ़ रहे हैं लैंड मासेस पर तो हमें कोस्टल प्लेन्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स मिल गए। उसके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं कहीं पर तो हमें डेजर्ट का फॉर्मेशन मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कहीं हमें आइलैंड्स मिल जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो लैंड मासेस के ऊपर फीचर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, इन्हें हम क्या कह देते हैं? लैंड मासेस के फिजिकल फीचर्स कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस कुछ अलग होती हैं। माउंटेन्स पर प्लेन्स कुछ अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, प्लेट्यूज कुछ अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, कोस्टल प्लेन्स कुछ अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। इसी तरह ये सारे के सारे अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ लिए लैंड मासेस पर फैले हुए हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल एरियाज या फिर आइलैंड्स हो गए, ये सारे के सारे कहाँ पर बन रहे हैं? हमने बार बार एक टर्म का नाम लिया, लैंड मास। ये एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लैंड मास एक बेस प्रोवाइड कर रहा है किनको? सारे के सारे फिजिकल फीचर को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो चीज़ बेस प्रोवाइड कर रही है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये जानते हैं कि आखिर ये लैंड मास कहाँ से अराइज हुए या फिर कहाँ से बन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लैंड मास कहाँ से बन के आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कार्बोनिफेरस पीरियड की या फिर कार्बोनिफेरस एरा की। ठीक है, ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें ये जानना है कि कार्बोनिफेरस पीरियड या फिर कार्बोनिफेरस एरा चल रहा है। ठीक है, उसी टाइम पर एक ह्यूज लैंड मास जिसको हमने पैंजिया कहा, जिसको हमने क्या कहा? जिसको हमने पैंजिया कहा। ये एक ह्यूज लैंड मास है जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड चल रहा है और एक ह्यूज लैंड मास फॉर्म हो चुका है जिसको हमने क्या कहा? पैंजिया या फिर सुपर कॉन्टिनेंट कहा। ये बहुत ही ह्यूज लैंड मास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके चारों तरफ वाटर फिल्डअप है। ठीक है, वाटर फिल्डअप है। ये कार्बोनिफेरस पीरियड की बात चल रही है। वाटर चारों तरफ से फिल्डअप है। इसको हमने पैंथालासा कहा। क्या कहा? पैंथालासा कहा। ठीक है, वाटर को हमने पैंथालासा नाम दे दिया और इनको क्या कहा? हमने पैंजिया कहा या फिर सुपर कॉन्टिनेंट कहा। जैसे जैसे कार्बोनिफेरस पीरियड एंड होने की कगार पर आया, जैसे जैसे वहाँ ये एंड होने लगा, वैसे वैसे जो ये ह्यूज लैंड मास था ये दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हुआ। दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? इसके पीछे भी तो लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक ये है कि इसके ऊपर कई सारे इंटरनल फोर्सेस और कई सारे एक्सटर्नल फोर्सेस ने वर्क किया। इस पर अंदर से भी कई सारे फोर्सेस लग रही हैं और बाहर से भी कई सारी फोर्सेस लगी। ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और टाइडल फोर्स लग रहा है, बायंसी फोर्स लग रहा है। सारे फोर्सेस के इम्प्लीकेशंस की वजह से ये कुछ टाइम के बाद जब कार्बोनिफेरस पीरियड एंड होने लगा
तो उस समय पर ये दो भागों में डिसइंटीग्रेट हो गए। जब ये दो भागों में डिसइंटीग्रेट हो गए तो जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे या फिर ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसका एक नाम दिया। इसका नाम क्या दिया? अंगारा लैंड। इसका नाम उन्होंने दिया अंगारा लैंड, जो कि नॉर्थ में था। यहां पर हम देखेंगे तो ये पोर्शन अर्थ का या फिर लैंड मास का ये नॉर्थ में है, तो इसको हमने अंगारा लैंड नाम दे दिया। ठीक है। उसी तरह से जो साउथ में पोर्शन था, इसको हमने कह दिया गोंडवाना लैंड। इसको हमने गोंडवाना लैंड नाम दे दिया। ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में लैंड मासेस डिवाइड हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब हम बात कर रहे हैं कि अंगारा लैंड में या फिर गोंडवाना लैंड में, अभी आज के टाइम की बात करें तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमें वर्ल्ड में मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ये दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि आखिर कौन से कॉन्टिनेंट्स अंगारा लैंड के पार्ट हैं और कौन से कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा मैप की ओर चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड के फिजिकल मैप पर कि आखिर ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं वर्ल्ड मैप की तरफ, जो कि फिजिकल मैप है। इस मैप पर हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन सी कॉन्टिनेंट्स या फिर ऐसे कौन से लैंड मासेस जो कि अंगारा लैंड के पार्ट कहलाए, या फिर ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि गोंडवाना लैंड के पार्ट्स कहलाए या फिर पार्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर फिजिकल मैप पर ध्यान देंगे तो हमें साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट मिलेगा। ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसी तरह से ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रहा, ये अरेबियन पेनिनसुला रहा जो कि एशिया का पार्ट है। इसी तरह ये इंडिया का पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंडोनेशिया के आइलैंड्स मिल जाएंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर न्यूजीलैंड मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पर हम देखेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर हमें मिल जाएगा अंटार्कटिका का पोर्शन जो कि साउथ में है। ठीक है। तो जब हम कॉमन सेंस अपना यूज़ करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि कौन से रीजन ऐसे हैं जो कि साउथ में हैं। ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका है। अफ्रीका का मान लीजिए आप साउथ का पोर्शन जितना है, इधर का पोर्शन, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की बात कर सकते हैं। मेडागास्कर हो गया। इवन हम इंडिया को भी ले रहे हैं, अभी बताते हैं हम कि इंडिया को हमने इसमें क्यों इंक्लूड किया। इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और अंटार्कटिका हो गया। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स गोंडवाना लैंड के पार्ट कहलाए। हमने कहा इंडिया भी, इंडिया का अगर हम गुजरात का कोस्ट देखेंगे तो जो इसकी कोस्ट लाइन है वो हम देखेंगे कुछ लॉक शेप में बना हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से उठाकर इस पोर्शन पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, इस पोर्शन पे ला करके इसको हम लॉक करने की कोशिश करें तो प्रॉपरली ये यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे इंडिया यहाँ से उठ करके धीरे धीरे मूव कर रहा है इधर की तरफ। ठीक है। और ये मतलब यूरेशियन कॉन्टिनेंट की तरफ, यूरेशियन प्लेट्यू की तरफ, प्लेट्स की तरफ ये मूव कर रहा है और उधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो जब इंडिया यहाँ का पार्ट था तो यहाँ के फीचर्स जो हैं वहाँ और इंडिया के फीचर्स हैं दोनों सेम होंगे। ठीक है। तो जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, यानी कि जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, ये पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू है या फिर इंडियन पेनिनसुला कह सकते हैं, ये दोनों पार्ट्स सिमिलर फीचर्स शो करते हैं। इस वजह से इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट को गोंडवाना लैंड का पार्ट कहा जाता है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे गोंडवाना लैंड कौन कौन से कहलाते हैं। साउथ अमेरिका का पूरा ये लैंड मास हो गया और अफ्रीका का लैंड मास हो गया। उसके बाद इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुला वाला लैंड मास है ये हो गया, मेडागास्कर हो गया, इंडोनेशिया का पूरा एक आइलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पूरा एक कॉन्टिनेंट हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और ये अंटार्कटिक वाला रीजन जो है ये भी तो एक कॉन्टिनेंट है, ये भी एक लैंड मास है। तो ये सारे के सारे मिल करके गोंडवाना लैंड के पार्ट बन रहे हैं। और अब हम बात करते हैं जो नॉर्थ में लैंड मास गया था जिसको हमने अंगारा लैंड कहा। अंगारा लैंड में देखेंगे तो हमें ये नॉर्थ अमेरिका का ये जो कॉन्टिनेंट है या फिर लैंड मास है ये पोर्शन हो गया और यूरोप का एक पार्ट हो गया, एशिया का जो नॉर्थ में पार्ट है ये हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कहा जाता है। ठीक है। और ये कंट्रोल कौन करता है? डेनमार्क इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और इवन नॉर्थ का जो एशिया है, ये सारे के सारे पार्ट्स मिलकर अंगारा लैंड बनाते हैं या फिर अंगारा लैंड के ये पार्ट हैं। तो ये रही बातें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंडर में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं इसकी। अब हम चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों हमने वर्ल्ड के फिजिकल मैप पर ये देख लिया है कि कौन से कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो कि अंगारा लैंड के पार्ट हुए और कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि गोंडवाना लैंड के पार्ट हुए। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टाइम बाय टाइम ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होते हैं और कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से गोंडवाना लैंड भी फर्दर डिसइंटीग्रेट हुआ और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ये डिवाइड हो गया। ये अलग कहानी हो गई जो कि हमें 11th क्लास की एनसीईआरटी में डिटेल में स्टडी करना है। अभी 9th क्लास की एनसीईआरटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक छोटा सा टर्म समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे प्लेट के बारे में। प्लेट आखिर ये टर्म है, ये आया कहाँ से? ठीक है, हमें यहाँ एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, ये पोजीशन हमारी है जहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, ये हमारी पोजीशन है। इसी के नीचे थोड़े से जब डेप्थ में जाएंगे तो हमें लिथोस्फीयर का पार्ट मिलेगा और डेप्थ में हमें जाएंगे तो एस्थेनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं वो वाला पार्ट मिलेगा। यही एस्थेनोस्फीयर होता है जहाँ पर हॉट मोल्टेन मैग्मा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फिल्ड अप है, यहाँ पर इस पोजीशन पे एस्थेनोस्फीयर में। ठीक है, और यही हॉट मोल्टेन जो मैग्मा है, यही मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है क्योंकि काफ़ी हीटेड अप है। तो हीटेड अप है तो वो बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन ये जो लिथोस्फीयर या फिर क्रस्ट की जो प्लेट है, ये क्रस्ट की प्लेट इसे बाहर निकलने नहीं दे रही है। ठीक है, ये टाइम बाय टाइम और हीटेड अप होता जा रहा है और कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस पर? लिथोस्फीयर की प्लेट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, या फिर कहें क्रस्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब ये फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो इस प्लेट पर जो ये हमें लिथोस्फीरिक प्लेट मिल रही है या फिर क्रस्टल प्लेट है, ये प्लेट पर डिफरेंट यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। ये सारे के सारे क्रैक्स यहाँ पर डेवलप होने लगते हैं। अब इस लिथोस्फीयर को या फिर क्रस्ट को हमने 3 डायमेंशनल व्यू देने की कोशिश की है और हमने इसको एक लार्ज लैंड मास मान लिया है। ठीक है, तो ये क्रैक्स क्या होते हैं, फॉर्म होते होते धीरे धीरे पूरे क्रस्ट पर ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ये सारे के सारे क्रैक्स डेवलप हो गए। ठीक है, और कंटिन्यूअस प्रेशर क्या मैग्मा के थ्रू, हॉट मोल्टेन मैग्मा के थ्रू ये अप्लाई होता चला जा रहा है और ये क्रैक्स बड़े होते चले जा रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होगा कि ये पोर्शन एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा फोर्स लगने के कारण। ये पोर्शन, ये प्लेट कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। ये प्लेट यहाँ हम नाम दे रहे हैं जैसे ABCDE, ये सारे के सारे जो प्लेट्स हम नाम दे रहे हैं ABCDE, ये सारे के सारे प्लेट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्यों? जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे हैं तो ये लैंड मास के पार्ट ही, तो यही लैंड मास जब डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएंगे तो यही हम इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्लेट्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें प्लेट्स के लिए थी कि प्लेट्स आखिर होते क्या हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर जो ये प्लेट्स का मूवमेंट है ये किस तरह से हो रहा है। दोस्तों अभी हमने बात की प्लेट्स के बारे में कि प्लेट कैसे बन रही हैं, क्रैक्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, हॉट मोल्टेन मैग्मा कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो प्लेट्स के बारे में हमने जान लिया। अब हमको ये जानना है कि आखिर जो ये प्लेट के मूवमेंट होते हैं, क्योंकि प्लेट्स जो डेवलप हो गए हैं, अब प्लेट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पूरे अर्थ पर। ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहे हैं तो उनका मूवमेंट किस किस टाइप से हो रहा है। यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस बनाई हुई हैं। पहला कंडीशन है कन्वर्जेंट बाउंड्री वाली और दूसरा कंडीशन है डाइवर्जेंट बाउंड्री वाली। सबसे पहले हम कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में देखते हैं। ये A प्लेट है और ये B प्लेट है, दोनों की दोनों अलग अलग टाइप की प्लेट है। अभी हमने बात की थी क्रैक्स डेवलप हुए, प्लेट्स अलग हो गई, तो वही कंडीशन है कि प्लेट यहाँ पर अलग हो गई थी। अब इन 2 प्लेट्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 2 प्लेट्स, प्लेट A और प्लेट B, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और कंडीशन नंबर 1 क्या होगी, जब A प्लेट के ऊपर B प्लेट आकर चढ़ जाएगी। ठीक है, जब ये सबड्यू हो जाएगी, सबडक्शन हो जाएगा प्लेट A के ऊपर प्लेट B का। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री की कंडीशन बनेगी। और कभी कभी क्या होता है, प्लेट A और प्लेट B आपस में टकरा रही हैं और क्रश कर जा रही हैं। किसी के ऊपर कोई चढ़ नहीं रहा है लेकिन क्रश कर जा रही है, वहां पर सबडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री की कंडीशन हो गई। और जब दूसरे कंडीशन की बात करें, डाइवर्जेंट बाउंड्री, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पास नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री का फॉर्मेशन हो रहा है। एक और कंडीशन छोटी सी बनती है, जब भी 2 प्लेट्स आपस में रगड़ती हैं, जब भी 2 प्लेट्स आपस में मूव कर रही हैं तो रगड़ रही हैं,
तो वो एक कंडीशन बनती है जिसे हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो यहाँ पर हमने तीन कंडीशंस देखी। पहली कंडीशन कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरी कंडीशन डाइवर्जेंट बाउंड्री, और तीसरी कंडीशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से रगड़ रही हैं, ना एक दूसरे को ऊपर आ रही हैं, ना एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बस एक दूसरे से वो रगड़ खा रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के पार्ट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना था प्लेट्स के मोशन के बारे में। अभी हमें जानना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आखिर क्या होती है। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ने के लिए तो काफ़ी कुछ है। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जो कि हम 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी फ़िलहाल हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ पर फोकस करेंगे और हम यहाँ पर सिर्फ एक नैरो सा व्यू पॉइंट लेकर के चलेंगे कि आखिर जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये हमें कहना क्या चाहती है। सिर्फ सिंपल सी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, कहना क्या चाहती है, ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमें ये बताया गया है कि जो प्लेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, जो भी डिफरेंट डायरेक्शन में जो ड्रिफ्टिंग हो रही है प्लेट्स की, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ठीक है, प्लेट के पूरे मैकेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करते हैं। अभी फिलहाल इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो हमारा क्रस्ट पोर्शन है, मान लीजिए अर्थ का ये अपर मोस्ट पोर्शन है, यहाँ पर ये निचला एरिया है, ये पूरा क्रस्ट पोर्शन है अर्थ का। इस क्रस्ट पर थ्योरी ने ये बताया है कि जो अर्थ का क्रस्ट है ये डिवाइडेड है किसमें, 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है और 20 के आसपास लगभग माइनर प्लेट्स हैं इसके पास। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लैंड मास है, जो हम अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये अर्थ क्या है, छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हमने बताया था कि मैग्मा जब नीचे से फोर्स लगा रहा है तो डिफरेंट क्रैक्स डेवलप हुए और प्लेट्स इधर उधर फैल गए पूरे पृथ्वी पर। तो जो प्लेट्स ये फैल गए हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें ये कह रही है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्लेट्स फैले हुए हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसमें से 7 प्लेट्स ऐसी हैं जिन्हें हम मेजर प्लेट्स कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ठीक है, ये कहलाती हैं क्या, मेजर प्लेट्स कहलाती हैं, जिनकी संख्या 7 है। और वहीं अगर बात करें माइनर प्लेट्स की, जो छोटे छोटे प्लेट्स हैं, उनकी संख्या अराउंड 20 है, 20 से ऊपर भी हो सकती है, बट अराउंड माना गया है अप्रॉक्स में कि ये इनकी संख्या 20 है। तो अभी हम थोड़ा सा मैप देखने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सारे जो प्लेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस पोजीशन पर अवेलेबल हैं। तो जितने भी प्लेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम एक जनरल सा व्यू पॉइंट समझने के लिए ये मैप देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ प्लेट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमें ग्रीनलैंड प्लेट मिल रहा है, यहाँ हमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मिल रहा है, साउथ अमेरिकन प्लेट यहाँ पर है, कैरिबियन प्लेट यहाँ पर है, जो कैरिबियन आइलैंड है जहाँ पर आपको वेस्ट इंडीज़, बरमूडा, ये सारी कंट्रीज़ मिल जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं गॉर्डे प्लेट मिलता है, जुआन डे फुका प्लेट मिलता है। इन सारे प्लेट्स की लोकेशन आपको याद रखनी है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमें एक प्लेट मिल जाती है, कोकोस प्लेट है, नज़का प्लेट है। उसके बाद यहाँ साउथ अमेरिकन प्लेट है, स्कोटिया प्लेट यहाँ पर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्कोटिया राइज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारा अंटार्कटिका का एक कॉन्टिनेंट आता है, तो उस कॉन्टिनेंट को भी तो हम एक प्लेट कहेंगे, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी एक प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट के नाम से। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं अफ्रीकन प्लेट कहला रही है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट देख पा रहे हैं, साइबेरियन प्लेट यहाँ पर देख रहे हैं, स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है इसको भी एक प्लेट ही कह सकते हैं, स्कैंडिनेवियन प्लेट है वो भी अलग होकर बनी है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं वेस्ट पैसिफिक प्लेट मिल जा रही है, फिलीपींस आइलैंड के पास हमें फिलीपींस प्लेट मिल जा रही है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमें यहाँ पर मिल जा रही है और यहाँ पर ये इंडियन प्लेट मिल जा रही है। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को हमेशा साथ में ही लेकर चलते हैं और इसको एक मेजर प्लेट मानते हैं, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं दोनों को मिला करके। यहाँ पर जो हमें अरेबियन पेनिनसुला मिल रहा है इसको भी एक अलग माइनर प्लेट कह सकते हैं, जिसे हम अरेबियन प्लेट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि पूरा जो
अर्थ का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड हो गया, और यही प्लेट्स आगे चल के कॉन्टिनेंट्स बनी, और कॉन्टिनेंट्स में हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई और कंट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ। तो ये रही सारे के सारे प्लेट्स की बात। अब हम चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने पूरे वर्ल्ड का टूर कर लिया, और पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करते करते हमने ये देखा कि कहाँ पर कौन सी प्लेट्स पाई जा रही हैं, किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर मेजर प्लेट्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, और कौन सी माइनर प्लेट्स पाई जा रही हैं। बट इसके चक्कर में हम एक चीज़ भूल गए कि हमें फोकस अपने प्यारे भारत पर करना था, इंडिया पर हमें फोकस करना था। इस चीज़ को हम भूल गए। तो चलिए हम वापस लौट कर आते हैं और पूरी दुनिया घूम करके अब हम अपने भारत पर फोकस करते हैं। हम जब भी भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी गोंडवाना लैंड की, क्योंकि हमने पीछे बात की कि जो ये हमारा भारत है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करेंगे, गोंडवाना लैंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, ये पार्ट है किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। पार्ट तो नॉर्थ वाला भी है, बट ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट ओल्डेस्ट लैंड मास है और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये गोंडवाना लैंड जब फर्दर इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि ये तो लार्जर चंक था, बहुत ही बड़ा लैंड मास था ये साउथ पोर्शन में, इसमें कई सारे कॉन्टिनेंट समाये हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मोल्टेन हॉट मैग्मा जो है ये कन्वेक्शनल करंट के थ्रू ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एनर्जी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो यही गोंडवाना लैंड फर्दर डिसइंटीग्रेट हुआ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। जैसे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमें मिला, ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, बस थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। जैसे कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मिला, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिला, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिली थी हमें, याद होगा आपको। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसका मतलब क्या हुआ कि मोल्टेन मैग्मा ने जब कन्वेक्शनल करंट लगाया तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुई? गोंडवाना लैंड से अलग हुई। अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की ड्रिफ्टिंग हुई टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अभी हाल में जो हम ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखते हैं और इंडिया की जो लोकेशन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है वो कब की है? जब गोंडवाना लैंड का डिसइंटीग्रेशन हुआ और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग हुआ। तो ये इन सब के बाद की जो सिचुएशन है वो आज की सिचुएशन है, जहां पर आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अवेलेबल हैं। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट्स को मिला करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। तो इतनी बातें हमें फ़िलहाल दिमाग में रखनी हैं। अभी हमें ये जानना है कि इंडिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिल करके ये अफ्रीका से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे इनका डिसइंटीग्रेशन होके ये नॉर्थवर्ड इनकी शिफ्टिंग हो रही है। तो जो नॉर्थवर्ड इनकी शिफ्टिंग हो रही है, अभी भी करंट सिचुएशन में भी देखा जाए तो इंडिया हमारा जो है ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है और यूरेशियन प्लेट से ये जा करके टकरा रहा है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो हम फील नहीं कर सकते, बट ये बहुत ही स्लोली नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है और यूरेशियन प्लेट से ये जा करके टकरा रहा है। इसी वजह से यही रीज़न है, अभी हम हाल ही में पढ़ रहे थे कि माउंट एवरेस्ट की जो साइज़ है 8,848 मीटर्स, ये कुछ हद तक बढ़ गई है, लगभग 0.86 मीटर तक बढ़ गई है, जिसका मेजरमेंट इंडिया, चाइना और नेपाल ने किया था इसका मेजरमेंट। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि जब भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, टकराने के बाद वो फोल्ड होकर ऊपर उठ रही है, क्योंकि हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, तो फोल्ड होके जब ऊपर उठ रहा है तो धीरे धीरे करके उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके पीछे मेन लॉजिक यही है कि प्लेट्स का आपस में टकराना, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का और हिमालय का ऊपर उठना, ये सारे के सारे को रिलेटेड हैं। तो यहाँ तक बात रही प्लेट्स के बारे में और गोंडवाना लैंड के बारे में, सारी की सारी बातें हमने कर ली। अब हमें सबसे ख़ास चीज़ ध्यान देनी है कि हमें फ़िज़िकल फ़ीचर पढ़ना है। तो फ़िज़िकल फ़ीचर पढ़ने के लिए अब हम जितने भी फ़िज़िकल फ़ीचर इंडिया के होते हैं उनके बारे में डिटेल से 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।